हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल जेई एंड उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल जेई दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही एडवांटेज रहेगा ये। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप प्लीज़ बताइए कि क्या आंसर होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। उसके बाद नहीं होगा तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है कि द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज इक्वल टू 45 वोल्ट। कैलकुलेट द लोड वोल्टेज इन वोल्ट व्हेन द मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द सर्किट। अब देखिए, जब मैक्सिमम पावर आपकी ट्रांसफ़र हो रही है सर्किट में, तो कह रहा है कि आपका ओपन सर्किट वोल्टेज 45 वोल्ट है, तो फिर आपको लोड वोल्टेज कैलकुलेट करना है। लोड वोल्टेज क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो फिर कितना होगा, ठीक है, जब मैक्सिमम पावर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। अब देखो ध्यान से, अगर आप समझो कि लोड वोल्टेज आपसे पूछा है और कब पूछा है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने पर पूछ रहा है। तो अगर एक चीज़ आप ध्यान से समझो कि जब भी हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास एक होता है कि RL बराबर क्या होता है? RTH। ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। RL बराबर RTH होता है। अब देखो समझो, अगर ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है, ठीक, ये आपका सोर्स रेजिस्टेंस है, ठीक, और ये आपने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है कुछ इस तरीके से। ये आपका RTH है, ये मतलब R है, और ये आपका RL है। और जब R बराबर RL हो जाता है तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब कि ये वाला वोल्टेज आपको 45, देखो ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब ये लोड हटाने के बाद जो वोल्टेज आपको मिले, लोड हटाने के बाद जो वोल्टेज आपको मिले वही ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो आप जब लोड नहीं लगा है आपका, सपोज कुछ इस तरीके का फिगर बना होगा, ठीक, कुछ इस तरीके का फिगर बना होगा आपके सामने, तो इसका जो वोल्टेज होगा V, वो कितना है? 45 वोल्ट है। तो ये यानी 45 वोल्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 45 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कितना दिया है? 45 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमें पता है कि R बराबर RL होता है जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर है? तो एक चीज़ आप समझ सकते हो कि R बराबर RL होता है, इसका मतलब ये जो वोल्टेज होगा ये दोनों जगह बराबर डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि R बराबर RL है। इसका मतलब है कि जितना वोल्टेज इसका होगा, ठीक है, जितना वोल्टेज, सपोज़ ध्यान से अगर आप देखिए तो जितना वोल्टेज आपका यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये रेजिस्टेंस है, फिर आपने ये बनाया है, ये आपका वेरिएबल है, ये RL है और ये आपका R है, तो ये 45 है। अब मैंने कहा कि RL जो होगा वो R या RTH या फिर R के बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 1 ही होगी, ठीक। तो 45 जो होगा वो दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा, ठीक है, आधा आधा डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू अगर आपने सेम रखा है तो वोल्टेज डिवीजन रूल आप इसमें लगा रहे हो, ठीक है। तो इसमें हमें वोल्टेज चाहिए लोड में, तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल वोल्टेज गुणे RL अपान R प्लस RL। अब दोनों बराबर है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। RL से एक कटेगा, ये बचेगा नीचे 2, तो 45/2 मतलब 22.5 होगा, ठीक है। तो आप वैसे भी लगा सकते हो कि दो रेजिस्टेंस है सीरीज में तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा, दोनों की वैल्यू सेम है तो वोल्टेज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज अगर आपके पास 45 है तो लोड में कितना मिलेगा? 22.5। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझना है, जब आप मोटर पढ़ते हो, ध्यान समझना, जब मोटर पढ़ते हो तो हम मोटर में पूछते हैं कि मैक्सिमम पावर आपको जब मिलती है तो आपका वोल्टेज कितना होता है। तो आपने देखा होगा कि EB बराबर क्या होता है? V/2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप कि आप जब मोटर पढ़ते हो तो मोटर में मैक्सिमम पावर पे आप क्या पूछते हो कि EB बराबर कितना होता है? तो V/2, यानी सप्लाई वोल्टेज को अगर आधा कर दें तो मैक्सिमम पावर पे जो आपका बैक EMF है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। बैक EMF क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, आपको समझना है। बाकी यहाँ से आप समझ सकते हो, तो ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन देख के आंसर बता सकते हो कौन सा होगा? B होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए क्या है
ए क्वाइल हैविंग एरिया ऑफ 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 120 टन्स इज रिमूव फ्रॉम ए 60 टन मैग्नेटिक फील्ड 60 टेस्ला, ठीक है, टन नहीं है, 60 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मली इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्ट इन द कॉइल। अब देखो हमें समझना है, सबसे पहले हमें समझना क्या है कि आपसे पूछा क्या है। सबसे पहले तो आप हमेशा जब भी क्वेश्चन लगाया करो न्यूमेरिकल वाला, तो उसमें सबसे पहले देखा करो आपसे पूछा क्या गया है। आप देखोगे आपसे ईएमएफ पूछा गया है। अब ईएमएफ का जो फॉर्मूला है आपको पता है कि एन डी फाई बाई डी टी होता है, एन डी फाई बाई डी टी होता है। अब इसमें आपको एन पता है 120 टन दिया है, डी टी पता है यानी कि टाइम कितना है 2 सेकेंड दिया है। अब आपको फाई पता है क्या? फाई आपको नहीं पता है, क्योंकि फाई जो होता है फ्लक्स होता है, फ्लक्स वेबर में होता है, लेकिन आपको यहाँ पे 300 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया दे रखा है, और आपको टेस्ला यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आप बोल सकते हो कि दिया है। तो अब आपको निकालना वहाँ से फ्लक्स की, हम फ्लक्स कैसे पता करेंगे? तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड एरिया, इन तीनों में कोई रिलेशन होता है। अब आपके माइंड को उस तरीके से सेट करना पड़ेगा। आपकी माइंड अगर उस टाइम पे काम कर जाएगा तो क्वेश्चन आसान है फिर, ठीक है। अब नहीं किया तो फिर आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत बड़ा, क्योंकि लिखा भी बहुत बड़ा गया है ना, इसलिए, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो इसको क्या करेंगे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए कुंडली का क्षेत्रफल जो दिया है ये कितना है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट किए तो 0.03 मीटर स्क्वायर हो गया। नंबर ऑफ टन्स आपको 120 दिया है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो आपको 60 टी, और समय जो दे दिया है 2 सेकंड दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है फाई, तो फाई का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, फाई बराबर बी इंटू ए होता है, ठीक है। नहीं तो आप देखेंगे बी बराबर फाई बटे ए आपने देखा होगा, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स डेंसिटी का जो एक तो टेस्ला होती है यूनिट, दूसरी क्या होती है वेबर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। देखो दोनों यूनिट भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फाई की वैल्यू जो बी इंटू ए है, तो हम 60 मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 से, तो हमारे पास जो निकल के आएगा 1.8 वेबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.8 वेबर। अब आपका सारा रास्ता साफ है, बस आपको क्या करना है फॉर्मूला लगाना है, ई बराबर एन डी फाई बाई डी टी। अब देखिए जैसे ही आप लगाएंगे, एन का मान 120 दिया है, डी फाई का मतलब 1.8 आ गया, और ये दिया है, तो आप लगाएंगे तो आपका कितना आएगा 108 वोल्ट। आपके पास कैलकुलेटर अलाउ रहेगा, आप बहुत ही आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग आपका काम करना चाहिए और कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इन अ पैरेलल आरएलसी सर्किट इफ द लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 2400 हर्ट्ज एंड द अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 2800 हर्ट्ज, व्हाट इज द बैंड विथ। अब देखिए बैंड विथ जो है एक हिसाब से अगर आप समझें तो बैंड विथ का बहुत वो नहीं है, ठीक है। बैंड विथ आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। बैंड विथ, तो बैंड विथ जो होती है, सबसे पहले तो जान जाओ कि बैंड विथ क्या है। बैंड विथ का मतलब है कि जो लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसी के बीच की जो डिस्टेंस है, आप कह सकते हो उन्हीं के बीच का जो गैप है, उसी को हम क्या बोलते हैं बैंड विथ बोलते हैं, ठीक है। बैंड विथ का मतलब कि जैसे आपकी ये देखिए कुछ इस तरीके का आप फिगर बनाए हैं, तो ये आपकी क्या है कि लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इनके बीच का जो गैप है यही क्या है बैंड विथ होती है। तो बैंड विथ का फॉर्मूला जो होता है F2 माइनस F1, यानी कि अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर कर देंगे तो हमारा 400 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हो, बहुत ही आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इफ 5 kVA 200 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेट एट 50 हर्ट्ज इट्स केवीए रेटिंग विल बी। अब देखिए 500 kVA का ट्रांसफार्मर है जो कि 200 हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा है, मतलब 200 हर्ट्ज का एक ट्रांसफार्मर था, 500 kVA और 200 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है। अब उसको हमें ऑपरेट करना है किस पे 50 हर्ट्ज पे, तो उसकी केवीए रेटिंग जो होगी वो कितनी होगी। अब आपको समझना है, देखो ध्यान से समझिएगा। आपको फॉर्मूला पता होगा ई बराबर 4.44 फाई एफ एन, ठीक है। ये तो आपके ट्रांसफार्मर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका,
तो ये तो आपको क्लियर होगा ये फॉर्मूला। अब देखिए समझना है हमको कि जो केवीए रेटिंग है उसका रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आप ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम देखें लोड हमारा इसमें मतलब कि जो लोड है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो केवीए रेटिंग जो होती है ट्रांसफार्मर की, केवीए रेटिंग का मतलब क्या होता है, V इंटू आई। भाई देखो किलो वोल्ट केवीए रेटिंग यानी किलो वोल्ट यानी कि वोल्ट इंटू आई एम्पियर। अब V जो है ये क्या है, V आपका जो है 4.44 ई वो सॉरी 5F है। ठीक है, यही तो। अब यहाँ से अगर आप दिमाग थोड़ा सा भाई यूज करोगे आप अपना, तो आपको पता चलेगा कि जो केवीए रेटिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के। यही तो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एफ के। अब देखो इसको हमें लगाने का तरीका क्या है कि जब हमारे पास 200 हर्ट्ज़ है, ठीक है ध्यान से देखिएगा कि जब हमारे पास 200 हर्ट्ज़ है तो हमारे पास कितना केवीए मिल रहा है, हमें मिल रहा है 500। ठीक है, दूसरे टाइम पे हमारे पास अगर 1 हर्ट्ज़ हो तो हमको कितना मिलेगा, 500/200, 500/200 ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद दूसरा जब हमारे पास 50 हर्ट्ज़ होगी फ्रीक्वेंसी, कितनी होगी 50 हर्ट्ज़, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5/2 गुणे 50 तो होगा, तो ये कैंसिल होगा 25, 25 25 125, 25 25 कितना होगा 125 होगा ना। तो आंसर आपका देखना कितना आएगा, आंसर आपका बी आएगा। कितना आएगा बी। लेकिन जैसे मान लो अगर आप नहीं समझ पाए तो पहली केवीए रेटिंग मान लीजिए, इसको आपने जो पहली केवीए प्रोपोर्शनल है एफ के, एफ का मतलब कितना 200 हर्ट्ज़ से पहली वाली। दूसरी केवीए रेटिंग जो है वो प्रोपोर्शनल है 50 हर्ट्ज़ की। अब इन दोनों का रेशियो कर दो, तो पहली केवीए कितना दिया है 500 दिया है, ये केवीए आपको पता करना है दूसरी वाली बराबर ये 200 बटे कितना है 50, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, केवीए को आप उधर भेज दोगे, केवीए जैसे ही इधर जाएगा तो ये 4 इधर आएगा, तो 500 बटे कितना होगा 4, तो आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि 125 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा आपका। ठीक है, आप निकालोगे तो आपका 125 आएगा। ठीक है, तो क्लियर है, आपका क्लियर हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो जब भी केवीए मतलब केवीए रेटिंग और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन हो तो डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखोगे तो आपका ऐसा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रिडक्शन इन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रिजल्ट इन रिड्यूस्ड इन। अब देखिए क्या है, संधारित्र आरंभ मोटर की धारिता में कमी के कारण किस में कमी होती है, शोर में, गति में, प्रारंभन आघूर्ण में, आर्मेचर रिएक्शन में। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब बताना है इसका आंसर आपको, तो बताइए क्या होगा आंसर इसका। अब देखिए सबसे पहले अगर हम कैपेसिटेंस यानी कि जो वैल्यू है कैपेसिटेंस की उसको हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते क्यों हैं, सबसे पहली चीज़ तो हम कैपेसिटर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग और हमारी रनिंग वाइंडिंग है इनके बीच का एंगल बढ़ जाए, इनके बीच का क्या बढ़ जाए एंगल। अगर इनके बीच का एंगल बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि जो हमारा टॉर्क है टॉर्क हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, टॉर्क क्या होगा यानी स्टार्टिंग टॉर्क हमारा इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को घटा देंगे तो हमारा क्या होगा कि, तो जैसे देखिए 2 वाइंडिंग होती है तो ये एक में आप देखते हो कि एक में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, अगर कैपेसिटर मोटर है तो एक में कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है। यही तो हम जानते हैं ना कि जैसे 2 वाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है एक रनिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम इसको लगाएंगे क्योंकि हमें स्टार्ट करने के लिए चाहिए। रनिंग वाइंडिंग में हमारा आर ज़्यादा होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप समझो, नहीं रनिंग वाइंडिंग में आपका आर कम होगा क्योंकि हमें वहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ पे हमें लॉस कमी चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग में जब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमारा रेजिस्टेंस रहेगा और कैपेसिटेंस रहेगा। तो हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम ज़्यादा रखते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के कारण जो कि एंगल बनेगा वो ज़्यादा बन जाएगा, तो वो क्या होगा, मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या कर दिया, कैपेसिटेंस की वैल्यू को आपने घटा दिया, तो इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।
बाय डिफ़ॉल्ट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों को मेंटेन तो करना ही पड़ेगा ना। अगर दोनों बराबर हैं तो आप समझ रहे हो कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो वाइंडिंग है वह एंगल जो क्रिएट करेगी वो कम करेगी। अगर एंगल क्रिएट कम करेगी तो क्या होगा कि आपका टॉर्क जो मिल रहा था उसके कारण, ठीक है, टॉर्क जो होता है आपने देखा होगा के फाई ऐसे करके होता है ना, तो उसमें जो एंगल आपको मिलता है कॉस थीटा, जो थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टार्टिंग टॉर्क के। तो टॉर्क जो आपका है यह कम हो जाएगा क्योंकि एंगल कम हो गया। अब टॉर्क अगर कम हो गया तो इसका मतलब है कि टॉर्क कम हो गया तो इसका मतलब स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा, ठीक है। कैपेसिटर की वैल्यू कम करेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इन ए 2 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर कैलकुलेशन ऑफ ए 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम इफ द बोथ वाट मीटर शो ए पॉजिटिव रीडिंग। यानी कि 3 फेज संतुलित कनेक्टर प्रणाली की शक्ति की गणना करने की 2 वाट मीटर विधि में प्रणाली का शक्ति कारक क्या होगा, ठीक है। क्या होगा यदि दोनों वाट मीटर पॉजिटिव रीडिंग दिखाते हैं। तो ऑप्शन क्या है, 0, बी, सी, डी, क्या होगा। अब देखिए, अब हमें समझना है कि 2 वाट मीटर थे, एक W1 है एक W2 है और दोनों कैसे शो कर रहे हैं, पॉजिटिव शो कर रहे हैं, पॉजिटिव रीडिंग दे रहे हैं। तो फिर क्या होगा, जो एंगल है, जो पावर फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.5 बट लेस देन 1। क्लियर है, ग्रेटर देन 0.5 बट लेस देन 1, ठीक है। अब देखिए समझते हैं, देखिए पॉजिटिव रीडिंग के लिए पावर फैक्टर का मान 0 से अधिक तथा 1 से कम होना चाहिए। देखो ध्यान से पहले पढ़ लेना, पॉजिटिव रीडिंग अगर दोनों वाट मीटर दे रहे हैं तो फिर पावर फैक्टर का मान क्या होना चाहिए, 0.5 से अधिक और 1 से कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि W1, अब ध्यान से समझना, W1 बराबर VL/IL cos थीटा 30-5, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है, 30-5 और ω2 VL/IL cos 30+5, यही दोनों होगा जब कोण का मान 60 अंश से अधिक तथा 0 से कम होगा। अब देखिए समझिएगा, फाई का मान क्या है, 60 से अधिक और 0 से कम हो तो दोनों मीटर की जो पाठ्यांक धनात्मक प्राप्त होगी। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इसका एक्सप्लेनेशन जो इसमें दिखाया गया है बहुत ही बढ़िया दिखाया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट की कोई बुक चाहिए तो आप ज़रूर इसी बुक को प्रीफर करो और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी इससे और आपकी प्रैक्टिस का मतलब कि जो तरीका है वो और इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है कि द पर्पज ऑफ ए चोक इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब इज टू। तो जो चोक है उसमें हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो चोक है उसका क्या पर्पज होता है, इंक्रीज करंट, डिक्रीज वोल्टेज मोमेंटरीली, इंक्रीज वोल्टेज मोमेंटरीली, डिक्रीज करंट, क्या होगा। अब देखिए जो चोक है, चोक बेसिकली क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है मोमेंटरीली, यानी वोल्टेज को क्षणिक बढ़ाना, यानी क्षणिक वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, चोक का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं पे आपको देखेगा कि स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए भी हम चोक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमेशा ये नहीं मिलेगा। इसलिए ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, चोक का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि द स्टैंडिंग वेव रेशियो ऑफ ए 75 ओम ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड टू फीड ए 300 ओम रजिस्टिव लोड विल बी। अब देखिए क्या है कि 300 प्रतिरोध लोड के लिए उपयोग की जाने वाली 75 ओम ट्रांसमिशन लाइन का स्टैंडिंग तरंग अनुपात होगा, स्टैंडिंग तरंग अनुपात होगा। अब देखिए स्टैंडिंग वेव रेशियो का मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ZL/Z0, ठीक है, ZL/Z0। तो आप आसानी से समझ सकते हो कि ZL/Z0 यानी कि ZL का मतलब क्या, लोड रेजिस्टेंस अपान, ठीक है, अपान ओपन सर्किट रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, ठीक है।
तो स्टैंडिंग वेव रेशियो निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, ZL/Z0। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पोर्शन को हम पढ़ते कम हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको ये अगर फॉर्मूला याद है तो फिर आसानी से आप लगा सकते थे इसको, ठीक है। तो ZL/Z0 करेंगे तो 300/75 बराबर 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ का कौन सा स्टेटमेंट है। देखिए वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू करंट, क्या ये सही है। वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, देखिए करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज, ठीक है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। अब मतलब इसमें सोचने की बात है कि आप समझो वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू करंट, क्या वोल्टेज हमेशा मतलब कि करंट के बराबर होता है, नहीं। दूसरा वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, नहीं। तीसरा क्या है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी आई प्रोपोर्शनल वी, आई प्रोपोर्शनल क्या है, वी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, बट फोर्थ स्टेटमेंट हम पढ़ें तो क्या है, देखिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, करंट डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज, यानी आई डज नॉट डिपेंड, यानी आई डिपेंड ही नहीं करता वोल्टेज पर। तो क्या ये सही है, ये भी गलत है, क्योंकि जो करंट हो डिपेंड करता है वोल्टेज पे, इसलिए हम लिखते हैं आई प्रोपोर्शनल वी या वी प्रोपोर्शनल आई, दोनों क्या होता है आपका, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक में हम यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं, तो दोनों करेक्ट है आपका कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज, ठीक है। तो देखिए ओम के नियमानुसार विद्युत धारा वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है, आई प्रोपोर्शनल वी, तो वी अपन आई बराबर आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 रेशियो R2 इज 4.1, द करंट इन R1 एंड R2 विल बी इक्वल टू। अब हमें समझना है कि क्या होगा करेक्ट। अब देखिए जो R1 एंड R2 का जो रेशियो दे रखा है वो दिया है 4:1, 4:1 दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि हमको निकालना है करंट। अब देखिए करंट हम निकालेंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिखे तो आप निकालोगे कैसे। अब देखिए हमें पता है कि V बराबर जो होता है वो होता है I/R, क्लियर है। और I बराबर हमारा क्या होता है, V इंटू R, यही तो होता है V इंटू R। अब चलिए ये जो है हमारा मान लीजिए कि हम, क्योंकि अब देखिए V बराबर, अब हम करेंगे रेशियो हमें निकाला गया है, तो V बराबर जो होगा I/R1 रेशियो I/R2, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन इसमें R1 की वैल्यू आपको जो दिया है वो 4 दिया है, और R2 की वैल्यू जो दिया है वो क्या दिया है, आपको 1 दिया है, ठीक है। R1 रेशियो R2 जो आपका है 1:4, इस तरीके से। इससे हमको देखो साफ साफ पता चलता है, देखो ध्यान से मैं बताऊं तो इससे हमें पता चलता है कि आप अगर देखो तो R1/R2 बराबर 1/4, तो यहाँ से आप देखेंगे कि R1 बराबर जो होगा या फिर R2 बराबर जो होगा वो क्या होगा, 4R1 होगा, 4R1। इसका मतलब है कि R2 आपका 4 गुना ज़्यादा है R1 से, ठीक है। R2 की वैल्यू 4 गुना ज़्यादा है R1 से, यानी R2 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया कि R1 की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू 4 है। तो आपसे पूछा क्या है कि करंट करें, I1 बताओ और I2 बताओ। अब हमें एक चीज़ क्लियर है कि जो I होता है वह प्रोपोर्शनल होता है 1/R1 के, किसके, I1 की बात अगर करें तो 1 प्रोपोर्शनल कितना होगा, 1/R1, और I2 की अगर बात करें तो प्रोपोर्शनल होगा 1/R4, क्या होगा 1/R4 के, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे कि I1 रेशियो I2, देखो अगर जो ये मैथ में अगर थोड़ी सी चीज़ें पढ़ा होगा,
मिल्क वाला क्वेश्चन, जिसमें हम मिलाते हैं, मिक्सचर वगैरह करते हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ आप पढ़े होंगे तो आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब I1 रेशियो I2 दिया है, तो हम क्या करते हैं कि टोटल, ठीक है, टोटल आपका कितना रेजिस्टेंस पहले दिया था, 4 दिया था, डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। तो आपका जो I1 की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक। यही तो हम करते हैं भाई। जैसे देखो, आप समझोगे कि I1 अपान यही चीज़ होता है, बस और कुछ नहीं है। तो I1 अपान, देखो अगर आप समझोगे ध्यान से तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1, ठीक है। यही तो होगा, एंटी प्रोपोर्शनल ना एक दूसरे के। तो I1 की वैल्यू जो होगी R2 के बराबर होगी, I2 की वैल्यू जो होगी वो R1 के बराबर होगी। तो 4:1 आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से आप लगा सकते थे इसको, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वह आएगा 1:4, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैग्नेटिक सर्किट वेयर हाई वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी रिक्वायर्ड। तो जहाँ पे हमको हाई वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो मटेरियल आपके सामने क्या है, कास्ट आयरन, फेरो कोबाल्ट, सॉफ्ट ग्रे कास्ट आयरन। तो आपको बताना है कि जहाँ पे हमको हाई फ्लक्स डेंसिटी चाहिए, हाई फ्लक्स डेंसिटी चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फेरो कोबाल्ट। क्या इस्तेमाल करेंगे, फेरो कोबाल्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द अपरेंट पावर ऑफ ए 3-फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम हैविंग ए लाइन वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट एंड लाइन करंट ऑफ 40 एम्पियर एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज 36.87 डिग्री। अब देखो आपको सब चीज़ें दिया है, क्या दिया है कि एक 3-फेज स्टार प्रणाली की आभासी शक्ति क्या होगी, यानी कौन सी पावर पूछ रहा है आपसे, अपरेंट पावर पूछ रहा है, जिसमें 40 एम्पियर की लाइन धारा तथा 250 वोल्ट की लाइन वोल्टेज है। तो विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो 36.87 डिग्री है। तो ठीक है, तो अब देखिए हम निकालेंगे कैसे। अब आपको इसमें करना कुछ नहीं, स्टार संयोजन है, तो IL जो होता है IV, यानी कि फेज करंट और लाइन करंट एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और जो लाइन वोल्टेज होता है वह क्या होता है, √3 VP होता है, लेकिन हमको फेज वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ अपरेंट पावर चाहिए, और अपरेंट पावर जो P होता है, ठीक है। अगर ध्यान से आप समझें तो P बराबर, अगर आप ध्यान समझो कि जब अपरेंट पावर, जिसको आप आभासी शक्ति, अपरेंट पावर को हम लिखते हैं V/I सिंगल फेज के लिए। सिंगल फेज के लिए हम क्या लिखते हैं, V/I। अब 3 फेज है तो 3 फेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, √3 VL/IL, ठीक है। √3 VL/IL cos फाई नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी चौंकने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपसे जो पूछा गया आभासी शक्ति वो KVA में बताना है, किसमें, KVA में। तो KVA में आपको बताना है, लेकिन सब चीज़ें जो दी हैं वो आपकी वोल्ट एम्पियर में दिया हुआ है, लेकिन KVA में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है। तो सबसे पहले आप √3 VL/IL निकालेंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। क्लियर है, आपका आराम से निकल जाएगा। तो आप देखिए निकालेंगे तो √3 VL/IL अपान 1000 पहले ही कर दिया है इसमें। तो जैसे ही पहले करेगा तो आप देखेंगे कि √3 VL की वैल्यू 250 वोल्ट और IL की वैल्यू 40 अपान 1000। ये 250 और 40 का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना हो जाएगा, वो आपका 10,000 हो जाएगा, 10,000 बटे 1000। तो देखेंगे कि √3 का मान 1.732 गुणे 10,000 का मतलब 10,000 होगा, 10,000 का मतलब क्या, 10,000 ही होगा, अपान 1000। तो ये डिवाइड करेंगे तो आपका 3 0 कट जाएगा, तो 1.732 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 17.32 KVA, 17.32 KVA हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो करेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कि अल्टरनेटर आर क्लासिफाइड इनटू सैलिएंट पोल एंड नॉन सैलिएंट पोल, स्लिप रिंग एंड स्क्वायरल केस, सेल्फ स्टार्टिंग एंड सेपरेटली एक्साइटेड, नन ऑफ दिस। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि द साइडेड पोल मोटर इज यूज्ड फॉर। जो साइडेड पोल मोटर होता है हमारा वो यूज होता है, ऑप्शन क्या है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क, वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, लो स्टार्टिंग टॉर्क। सबसे ज़्यादा जो स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है वो किसका होता है, साइडेड पोल मोटर का। और यूज कहाँ पे होता है, ये खिलौने में यानी टॉयज़ में। टॉयज़ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किस में इस्तेमाल करते हैं, टॉयज़ वगैरह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 मीटर एक्स एंड वाई रिक्वायर्ड 40 मिली एम्पियर एंड 50 मिली एम्पियर रिस्पेक्टिवली फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देन अब देखिए क्या है कि 2 मीटर एक्स और वाई को पूरे पैमाने पर विक्षेप के लिए क्रमशः 40 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर की जरूरत थी। तदनुसार स्थिति क्या है, यानी बोथ आर इक्वली सेंसिटिव, डाटा आर इनसफिशिएंट, एक्स इज मोर सेंसिटिव देन वाई, या वाई इज मोर सेंसिटिव देन एक्स। अब आपको समझना है, देखो ध्यान से। अब पहली बात तो 40 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर, ठीक है, 40 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर में आपको समझना है कि कौन सा आपका बड़ा है। तो आप समझेंगे कि 50 मिली एम्पियर जो है वो बड़ा है आपका और 40 मिली एम्पियर आपका छोटा है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है कि अब समझो देख के कि जैसे 2 आदमी हैं, ठीक है, 2 आदमी हैं। अब इसको समझो, इसको आप 50 रुपये दे रहे हो तो ये खुश हो जा रहा है, इसको आप 40 रुपये दे रहे हो तो भी खुश हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान समझना, इसको 50 दे रहे हो तो खुश हो रहा है, इसको 40 दे रहे हो तो खुश हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर दोनों को 40-40 आप दोगे तो कौन खुश होगा, ये वाला खुश होगा। इसका मतलब पहले खुश कौन हो रहा है, जिसको 40 मिल रहा है। इसको खुश करने के लिए आपको 50 रुपये चाहिए। ठीक है, अब सेंसिटिव भी डायरेक्ट देखो, सेंस कौन बहुत जल्दी कर ले रहा है, सेंस कौन जल्दी खुश हो रहा है। सेंस डायरेक्टली, सेंस डिपेंड है ना उस चीज़ पे कि आप कितना जल्दी समझ पा रहे हो बातों को, कितना जल्दी खुशी आपको मिल रही है। तो ये आपका ज़्यादा सेंसिटिव है, ये आपका कम है। कम का मतलब इसको जब 50 रुपये मिलेंगे तब जाके सेंसिटिव होगा। तो इसी तरीके से आप समझोगे कि यक्स की वैल्यू अगर 40 मिली एम्पियर है और वाई की 50 है तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव होगा, 40 रुपये वाला, 40 मिली एम्पियर। यानी कि इसको 40 मिलेगा तब ये तुरंत सेंस कर लेगा, इसको 40 मिलेगा ये नहीं सेंस कर पाएगा जब तक इसको 50 नहीं मिलेगा। यानी 50 या 50 से ज़्यादा होगा तो ये सेंस करेगा, ये 40 या 40 से ज़्यादा होगा तो सेंस कर लेगा। तो सेंसिटिव कौन ज़्यादा हुआ, 40 वाला ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी एक्स इज मोर सेंसिटिव देन वाई। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पजेज। अब आर्क वेल्डिंग पर्पज के लिए हम कौन सा डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, बताइए। ऑप्शन और क्या है आगे, कम्युनिटी कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है सब। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है इसको हम आर्क वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है, आर्क वेल्डिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सीरीज जनरेटर का हम बूस्टर के रूप में करते हैं, किसके रूप में, बूस्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसकी शायद हाँ, शंट जनरेटर का इस्तेमाल हम शायद बैटरी चार्जिंग में करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये सारे के सारे। और इनका यूजेज आपको मतलब पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में, यहाँ से इनके एप्लीकेशन आपसे पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा सबका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब कौन सा डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, लेड, निकिल, कौन सा आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेड। क्या होगा, लेड आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और ठीक है पैरामैग्नेटिक, तीनों के तीनों आप पढ़ के जाइएगा। और मैंने कई वीडियो में इन सब का एक्सप्लेनेशन भी वो बहुत अच्छे से किया है, तो आप प्लीज़ यार अगर वो सब वीडियो देखते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की, लेकिन ये सब चीज़ें आपको याद करना है। देखो बताने से आपको, आप जितना अच्छा हो सकता है उतना जल्दी इसको कवर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म ए टू बी विल बी। अब इलेक्ट्रिक फॉर्म मतलब कि जो है आपकी पूछी जा रही है ए टू बी,
यानी कि ए से बी की, अब ए से, ये तो सी है, ये ए से बी है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, जीरो है या फिर समान है। तो हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है। अगर आपको पता है तो देखिए, एक आवेशित गोली खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र का आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ई नॉट जो होता है वो क्या होता है, वह होता है Q/4πε0 आर स्क्वायर। अब आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब है कि अतः आर के बढ़ने पर ई नॉट का मान घट जाएगा, ठीक है। आर का मान अधिकतम होने पर ई नॉट का मान लगभग 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 0 से इसके बीच में जो रेडियस है, आर मतलब क्या, त्रिज्या ही तो, त्रिज्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है ई नॉट क्या होगा, घटेगा। ई नॉट क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ई नॉट का मान मैक्सिमम कब होगा, तो आप देख सकते हो कि एकदम बाहर से अगर हम लेके जाएं, ई आर का मान अधिकतम होने पर, अब आर का मान जब अधिक हो जाएगा एकदम, तो ई नॉट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये नेटवर्क हैज 4 नोड एंड 3 इंडिपेंडेंट लूप्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द नेटवर्क। अब देखिए, ये नेटवर्क हैज 4 नोड्स एंड 3 इंडिपेंडेंट लूप्स, ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट लूप्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन नेटवर्क। तो बी बराबर क्या होता है, ठीक है, n+l-1, यही तो होता है फॉर्मूला। बी बराबर, अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा तो बी बराबर क्या होता है, n+l-1। n मतलब नंबर ऑफ नोड, l मतलब नंबर ऑफ लूप, -1 कर देते हैं। अब यहाँ से अगर हम नोड निकालना होता है तो b माइनस l प्लस n होता है, 1 होता है। तो आप देखो, एक फॉर्मूला आपको पता है कि n+l-1। अब इस फॉर्मूले से आपको कभी भी लूप पूछे तो बता सकते हैं, नोड पूछे तो बता सकते हैं, ठीक है, ब्रांच पूछे तो बता सकते हैं, तीनों आप निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो n की वैल्यू जो है वो 4 है, प्लस लूप की वैल्यू 3 है, -1, तो 4 + 3 7, 7 में से 1 जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एन एयर गैप इज यूजुअली इंसर्टेड इन मैग्नेटिक सर्किट सो एज टू। अब देखिए, किसी में अगर हम एयर गैप प्रोवाइड कर रहे हैं, एयर गैप अगर किसी चीज़ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका क्या कारण होता है, प्रिवेंट सैचुरेशन, इंक्रीज एमएमएफ, इंक्रीज इन फ्लक्स, इंक्रीज इन इंडक्टेंस। अब देखो, एयर गैप प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो सैचुरेशन है, जैसे एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए आप, जब हम ये ग्राफ बनाते हैं बी और एच के बीच में, तो हम देखते हैं कि एक पॉइंट के बाद जाके ये क्या होता है, स्थिर हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। ये सैचुरेट कब होगा, जब उनके बीच में गैपिंग नहीं होती है। क्या होती है कि जैसे स्टेटर है और रोटर है तो उनके बीच में कोई एयर गैप नहीं है। एयर गैप नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली आपका जाता रहता है, मतलब कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में लिंक होता रहता है कंटिन्यूसली। तो एक टाइम ऐसा होता है कि ये जो फ्लक्स होता है ये आपका पूरा, जो मैग्नेट्स बनाते हैं, जो टीनी मैग्नेट्स बनते हैं, वो पूरा एक ही दिशा में ओरिएंटेड हो जाते हैं। जैसे कि पहले जो था ये, जैसे जो टीनी मैग्नेट्स हैं उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे होती है, मतलब कि इधर उल्टे सीधे डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये जो हमारे टीनी मैग्नेट्स हैं ये क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो जब ये अरेंज हो जाएंगे तो फिर इस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो फिर ये क्या होंगे, तो सैचुरेट हो गए ना, एक डायरेक्शन में चले गए। तो अब इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैग्नेटिक, मतलब कि अब ये क्या है, ये सैचुरेट हो गए हैं, अब इनमें कोई काम नहीं है, बस जितना लगाओगे उतना अपना काम करते रहेंगे, वो उतना सप्लाई को मिलता रहेगा। अब इनको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये सैचुरेट हो गए। लेकिन अगर आपने गैप प्रोवाइड कर दिया, यानी कि एयर गैप प्रोवाइड कर दिया, तो ये काम नहीं होगा। जो ये टीनी मैग्नेट्स हैं ये आपकी एक दिशा में, मतलब कि स्थिर नहीं हो पाएंगे क्योंकि बीच में गैप मिल गया ना, उसमें फिर ये रैंडमली होते रहेंगे हमेशा। इसलिए आपको हमेशा एनर्जी चाहिए ही चाहिए होगी। इसलिए जब भी हम एयर गैप यूजुअली हम इंसर्ट करते हैं किसी मैग्नेटिक सर्किट में, तो क्या करता है, प्रिवेंट सैचुरेशन को रुकावट, यानी सैचुरेशन को रोक देता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या है
कि किसी चुंबकीय परिपथ में वाई गैप रखने से उस क्षेत्र फ्लक्स का मान कम हो जाता है और कुछ फ्लक्स परिपथ से विच्छेदित हो जाते हैं तथा कुछ परिपथ में भाग लेते हैं। जो भाग उपस्थित रहते हैं उन्हें उपयोगी फ्लक्स कहते हैं। कोर की सैचुरेशन को रोकने हेतु कुछ दूरी या लंबाई तक एयर गैप काट लिया जाता है। ठीक है, तो यही सब बात है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला अब हम देखते हैं। अगला है इन ए डीसी जनरेटर वेव वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ मशीन। अब देखिए, वेव वाइंडिंग जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए करते हैं। ऑप्शन क्या है, हाई वोल्टेज लो करंट, हाई करंट लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज लो करंट। तो वेव वाइंडिंग की बात कर रहा है। वेव वाइंडिंग तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम जनरेटर में या मोटर में जो है दो तरह की वाइंडिंग यूज करते हैं। एक होती है हमारी लैप वाइंडिंग, एक हमारी वेव वाइंडिंग होती है, लैप और वेव वाइंडिंग। अब देखिए, जो वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग को हम सीरीज वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं और लैप वाइंडिंग को हम पैरेलल वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। देखो, जब भी सीरीज, अब यहाँ से मैं आपको दो तीन चीज़ मतलब कि रिकॉल करना चाहता हूँ। जैसे आप सेल को सीरीज में जोड़ते हैं तो आप क्या बढ़ाते हो, सेल को जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो क्या बढ़ाते हो, आप कहते हो सर वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं। उसी तरीके से अगर आप समझो कि वेव वाइंडिंग को हम एज ए सीरीज यूज करते हैं, सीरीज वाइंडिंग, तो ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। यानी कि इसका इस्तेमाल हम हाई वोल्टेज के लिए करेंगे और लो करंट के लिए करेंगे। अब आप ही समझो कि सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस है, सीधा सीधा समझो, सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है तो इनका जो मतलब कि वोल्टेज होगा वो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें भी अलग होगा, इसमें भी अलग होगा। तो इनका वोल्टेज, जो सोर्स वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तीनों का मिल के होगा, तीनों का क्या होगा, मिल के होगा ना वोल्टेज, इसलिए सोर्स वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो जब भी हम वेव वाइंडिंग की बात करेंगे तो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही हम लैप वाइंडिंग में आ जाएंगे तो लैप वाइंडिंग का मतलब पैरेलल वाइंडिंग। पैरेलल का मतलब कि ये चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हो कि पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो जितना यहाँ मिलेगा उतना यहाँ भी मिलेगा, उतना यहाँ भी मिलेगा, तीनों समान होगा, वोल्टेज समान होगा। लेकिन करंट जो होगी यहाँ पे, इससे और इसका, इन दोनों के जो बट के करंट आई है उन सब, इन दोनों को जोड़ के फिर एक करंट मिलेगी आपको, तो करंट ज़्यादा होगी। तो लैप वाइंडिंग में हम क्या करेंगे, हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि वेव वाइंडिंग में हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कभी कभी पैरेलल आप पाथ पूछ देता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बताइए, तो ए बराबर पी जो होता है, ये होता है लैप वाइंडिंग में, और ए बराबर 2 जो कि हमेशा रखा जाता है वो किस में होता है, वो होता है वेव वाइंडिंग में। किस में होता है, वेव वाइंडिंग में होता है। ए बराबर 2 और ए बराबर पी लैप वाइंडिंग में होता है। क्लियर है, चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन है कि द रिपल्सन मोटर स्टार्ट एंड रन ऐसे, प्रतिकर्षी मोटर की किसकी तरह आरंभ और कार्य करता है। यानी द रिपल्सन मोटर स्टार्ट एंड रन ऐसे। तो देखिए ऑप्शन क्या है, जो स्प्लिट फेज मोटर की तरह, या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की तरह, रिपल्सन मोटर की तरह, कंपाउंड मोटर की तरह, तो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो रिपल्सन मोटर होगा वो किसकी तरह होगा, रिपल्सन मोटर की तरह होगा। रिपल्सन मोटर स्टार्ट एंड रन ऐसे, रिपल्सन मोटर, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मेगर इज यूज टू मेजर। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन आप कह सकते हो, बहुत बार पूछा जाता है। तो मेगर किसके लिए होता है भाई, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए होता है। ये हमेशा आपको याद रखना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ, हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एन आर्क ब्लो इज़ ए वेल्डिंग डिफेक्ट दैट इज़ काउंटर्ड विद द हेल्प ऑफ कैरिंग। यानी आर्क विचलन एक वेल्डिंग का दोष है जिसे किसकी सहायता से दूर किया जा सकता है। द आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी सप्लाई का प्रयोग करते हुए आर्क वेल्डिंग, द थर्मिट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग यूजिंग एसिड सप्लाई। तो देखिए द एन आर्क ब्लो इज ए वेल्डिंग डिफेक्ट, जो आर्क ब्लो है ये कैसा है, वेल्डिंग डिफेक्ट है। दैट इज काउंटर्ड विद द हेल्प ऑफ कैरिंग, इसको हम किसकी सहायता से दूर कर सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं द आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी, द आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी। तो जब हम डीसी करेंगे तो जो वेल्डिंग डिफेक्ट हो रहा है वो नहीं होगा, वेल्डिंग डिफेक्ट नहीं होगा। द आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी, अगर डीसी आप यूज कर रहे हो तो वेल्डिंग डिफेक्ट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन डिवाइस मीन्स द डिवाइस इन विच द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस थ्रू, यानी विद्युत उपकरण का अर्थ है उस उपकरण से जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का संचालन गैस के माध्यम से, वैक्यूम से, सेमीकंडक्टर से या फिर गैस, सेमीकंडक्टर और वैक्यूम से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वैसे भी आप, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी चालक के प्रतिरोध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अरे यार, इसके लिए आप ना फॉर्मूला याद कर लो, आर प्रोपोर्शनल रो एल बाई ए, यानी आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। तो पहला ऑप्शन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, पहले ही गलत हो गया है तो। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, ये भी गलत है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द कंडक्टर, चलिए अभी प्रेशर की बात हो रही है तो देखिए अगला। नेक्स्ट क्या है, द एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, तो आर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रो एल बाई ए, तो आर जो होगा डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्वेश्चन को यहीं से हम रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें।